नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम वाच्य प्रकरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वाच्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप सब ने ध्यान से समझना है। सबसे पहले वाच्य का शाब्दिक अर्थ समझें। वाच्य, इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है? बोलने का विषय या बोलने का ढंग, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। बोलने का विषय या बोलने का ढंग। परिभाषा समझें। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि उसका, किसका? क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दोबारा फिर देखें परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। राम पत्र लिखेगा। राम से पत्र लिखा जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। पक्षी से आकाश में उड़ा जा रहा है। पक्षी से आकाश में उड़ा जा रहा है। ये है बोलने का ढंग। एक वाक्य को हमने पहले कैसे बोला? राम पत्र लिखेगा। दूसरा किस तरीके से बोला? राम से पत्र लिखा जाएगा। और तीसरा भी बोलेंगे तो राम से लिखा जाएगा। ठीक है। काल कोई भी हो सकता है। यहां भविष्य काल तो भूतकाल भी आ सकता है, वर्तमान काल भी आ सकता है। जैसे राम पत्र लिख रहा है तो राम से पत्र लिखा जा रहा है, वो काल चेंज हो जाएगा। राम ने पत्र लिखा, राम से पत्र लिखा गया, वो तो चेंज काल के हिसाब से हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, एक तरीका तो ये है, हमने वाक्य को बोला, यानी बोलने का तरीका एक तो ये हो गया। दूसरा, पक्षी से आकाश में उड़ा जा रहा है। पक्षी आकाश में उड़ा, पक्षी से आकाश में उड़ा गया। पक्षी आकाश में उड़ेगा, पक्षी से आकाश में उड़ा जाएगा। ये काल चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? जो काल है उसी में चेंज करना है। ये जो जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। तो ये है हमारे वाक्य बोलने का ढंग, किसी बात को कहने का तरीका। यहां पर बोलने का विषय या बोलने का ढंग। अब देखेंगे आगे, इसको एक बार रख कर देता हूं। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाच्य के? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कितने भेद हुए? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कई बार 2 भी भेद बुक हो सकता है आपकी बुक में 2 दे रखे हों, वो 2 किस तरह से दिए होंगे? अगर 2 भेद दिए होंगे
तो दो भेद वाच्य के कैसे होंगे, ये एक बार समझाने के लिए है। या तो आपने इसी तरह से करना है, लेकिन आपकी बुक में इस तरह से भी दिए होंगे। कैसे? कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य इस तरह से भी दिए होंगे, लेकिन ये अपूर्ण है, क्योंकि कर्तृवाच्य तो एक है, लेकिन अकर्तृवाच्य दो भागों में बढ़ जाता है। अकर्तृवाच्य कितने भागों में बढ़ जाता है? दो में। कौन कौन से? कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। क्लियर? इस तरह से भी कई बुकों में दिया हुआ है। सीधे तीन भेद ने दे करके ऐसे पहले दो भेद दिए, फिर कर्तृवाच्य अकेला ही होता है, अकर्तृवाच्य दो भागों में बढ़ जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि वाच्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लेकिन अगर परीक्षा में ये आ जाए अकर्तृवाच्य के भेद होते हैं, ऐसा आ सकता है, अकर्तृवाच्य के भेद होते हैं, तो अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसे भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको करवाया है। दो भेद करोगे तो इस तरह से करोगे, कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पूछा जा सकता है अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं, तो दो। ठीक है, और वैसे सीधे भेद तीन याद रखने हैं आपने, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखेंगे पहला है कर्तृवाच्य। वाच्य से ही पता चल रहा है, जिस वाच्य में कर्तृ यानी कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता होगी? यहां कर्ता की। कर्ता में डबल तय होता है, कर्ता की प्रधानता। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी बेटे? कर्ता की। कर्मवाच्य में बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कर्ता की प्रधानता होती है। परिभाषा देखो, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया के लिंग वचन पुरुष, क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार आए, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार आए, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण देखेंगे कर्तृवाच्य का। मैं स्कूल जाऊंगा। वह फल खा रहा है। तीसरा, बच्चा हंसा। काल कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। मैं स्कूल जाऊंगा, वह फल खा रहा है, बच्चा हंसा। ये तीनों किसके अनुसार? देखो, कौन खाएगा फल? मतलब स्कूल कौन जाएगा? मैं। तो मैं क्या है? कर्ता। स्कूल जाने वाला, काम करने वाला कर्ता होता है। तो मैं के हिसाब से क्या आई है? क्रिया आई है, जाऊंगा। ठीक है, तो कर्ता के हिसाब से आई है, इसलिए कर्तृवाच्य है। वह फल खा रहा है। फल कौन खा रहा है? वह। तो वह भी क्या है? फल खाने वाला, काम करने वाला है, तो कर्ता, इसलिए कर्ता के हिसाब से क्रिया आ रही है, तो कर्तृवाच्य। बच्चा हंसा। कौन हंसा? बच्चा। हंसने का काम किसने किया? बच्चे ने। काम करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो इसलिए यहां भी कर्ता प्रधान है, तो इसलिए यह भी क्या है? कर्तृवाच्य। क्लियर? एक बात और समझो कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य के अंदर, एक बार इसको कर देता हूं। कर्तृवाच्य में क्रिया जो होती है, क्रिया वह दोनों प्रकार की होती है। अकर्मक भी हो सकती है, जैसे बच्चा हंसा में क्रिया क्या है? अकर्मक है, कर्म नहीं है, लेकिन वह फल खा रहा है में
क्रिया क्या है, सकर्मक है, यानी फल वहां क्या है, कर्म है। जिस क्रिया में कर्म होता है सकर्मक होती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है। तो बच्चा हंसा था, उदाहरण देखा ना आपने, बच्चा हंसा, तो बच्चा करता हंसा क्रिया, कर्म है ही नहीं, तो इसलिए वह क्या थी, अकर्मक क्रिया। और वह फल खा रहा है, तो क्या खा रहा है, क्या का उत्तर मिल रहा है ना, तो वहां फल क्या है, कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, ध्यान रखना अच्छे से, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अब समझेंगे कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य के अंदर क्या है, कर्म की प्रधानता होती है, भेद से ही पता चल रहा है, कर्म की प्रधानता। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। परिभाषा समझें, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर, कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता हो तथा क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार आए। दोबारा फिर देखिए परिभाषा, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होकर कर्म की प्रधानता हो तथा क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार आए, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के उदाहरण देखेंगे, यहां लिखा हूं जैसे मोहन से गाना गाया जा रहा है, मोहन से गाना गाया जा रहा है। मां द्वारा कहानी सुनाई गई, मां द्वारा कहानी सुनाई गई। देखो परिभाषा में मैंने बोला था क्रिया जो है, क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार आए, कर्म के अनुसार आए। देखो मोहन से गाना गाया जा रहा है, तो यहां पर क्या गाया जा रहा है, गाना। गाना कर्म है, तो गाना क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, अन्य पुरुष है, तो क्रिया भी किसके अनुसार आई, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में। अब यहां इससे आप ये भी सोच सकते कि मोहन भी तो पुल्लिंग है, सारे एक वचन है और अन्य पुरुष है। अब हम यहां पर मोहन की बजाय गीता लिख देते हैं, गीता, गीता से गाना गाया जा रहा है। अब गाना कर्म है, तो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष के आगे है। और कर्ता इसमें कौन है, जिसके साथ से के द्वारा लग रहा है, यानी गीता, तो गीता तो स्त्रीलिंग एक वचन है, अन्य पुरुष है, और क्रिया हमारी पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की। इसका मतलब किसके अनुसार आया, ये गाना के अनुसार। और गाना क्या है, कर्म, क्या गाया जा रहा है, गाना, तो कर्म है गाना, गाना के अनुसार क्रिया आ गई, तो इसलिए कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। अगला देखो, मां द्वारा कहानी सुनाई गई, ठीक है। अब यहां मां की बजाय हम बदल देते हैं पिता द्वारा कहानी सुनाई गई। अब क्या सुनाई गई, क्या का उत्तर मिल रहा है ना, कहानी सुनाई गई, तो कहानी क्या है, यहां कर्म है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, तो क्रिया भी किसकी आई है, सुनाई गई, कहानी के अनुसार आई है। स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष, क्लियर। जहां क्रिया कर्म के अनुसार आती है वहां पर कर्मवाच्य होता है। इसकी एक और पहचान बता देता हूं, इसमें केवल क्रिया केवल क्या होती है, सकर्मक। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा क्या होगी, सकर्मक होगी, अकर्मक कभी नहीं होगी। और कर्तृवाच्य में क्या बताया था, दोनों होंगे, अकर्मक भी हो सकते हैं और सकर्मक भी हो सकते हैं। यानी कर्तृवाच्य का वाक्य अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक वाला भी हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य का वाक्य सकर्मक वाला ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि
कर्मवाच्य में अगर कर्म होगा तभी कर्मवाच्य है वो, अन्यथा नहीं। क्लियर। अब देखेंगे आगे तीसरा भेद है भाववाच्य में भाव की प्रधानता। भाव की प्रधानता होती है क्लियर। परिभाषा देखें, जिस वाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की, इन दोनों में से किसी की भी नहीं होगी प्रधानता भाववाच्य में, न कर्ता की होगी न कर्म की होगी, ठीक है, कोई दूसरा ही प्रधान होगा। कौन होगा? भाव। तो देखें, जिस वाच्य में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो, तथा क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन है अन्य पुरुष की हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। दोबारा फिर देखिए परिभाषा, जिस वाच्य में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो, और क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखें, ये भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य पहला उदाहरण देखें, रमा द्वारा नाचा गया। दूसरा उदाहरण देखें, पक्षियों द्वारा उड़ा जा रहा है। उड़ा जा रहा है। देखो, रमा द्वारा नाचा गया। अच्छा, भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगा होता है, और कर्मवाच्य में भी कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा लगा होता है। क्लियर। अगर ये चीज नहीं लग रही है से द्वारा या के द्वारा कर्ता के साथ, तो समझो वह न कर्मवाच्य है न भाववाच्य है, वह कौन सा है? कर्तृवाच्य है। अगर कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा नहीं लग रहा है तो, और अगर लग रहा है फिर आपने सोचना पड़ेगा कि वह भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। क्यों? अगर उसमें कर्म होगा तो कर्मवाच्य, कर्म नहीं होगा तो भाववाच्य। तो देखें, अब हम भाववाच्य के बारे में पढ़ रहे हैं। उदाहरण देखें, रमा द्वारा नाचा गया। अब रमा द्वारा कर्ता के साथ से के द्वारा लग रहा है, नाचा गया क्रिया है, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की क्रिया है, और क्रिया कौन से होते? भाववाच्य में पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष, क्योंकि यहाँ रमा के अनुसार क्रिया नहीं आई है और कर्म इसमें होता ही नहीं। क्रिया कौन सी आई है? पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की, इसलिए ये किसका उदाहरण है? भाववाच्य का। पक्षियों द्वारा उड़ा जा रहा है। अब पक्षी बहुत ज्यादा है, लेकिन यानी पक्षी तो बहुवचन हो गए, क्रिया क्या? उड़ा जा रहा है एक वचन, इसका मतलब इसके अनुसार नहीं आई। किसके अनुसार आई? पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की क्रिया है, जहां हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष रहता है, कर्ता और कर्म चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कर्म तो इसमें होता ही नहीं, सोचना ही नहीं कर्म के बारे में। तो कर्ता चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। आपने देखना है क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की है, तो क्या है वो? भाववाच्य का उदाहरण है। क्लियर। तो ये थे वाच्य के 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक। ये भी लिख लें इसमें, क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया।
होती है किसमें? भाववाच्य में। किसमें होती है? हमेशा कर्म क्रिया भाववाच्य में। क्लियर? आपने इसको आज की कक्षा में हम इतना ही समझेंगे, अच्छे से समझना है, दोबारा से याद करना है। बाकी वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा, कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा, और भाववाच्य कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनेगा, ये परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, जिस तरह से हमने वाक्य परिवर्तन किया था ऐसे ही वाच्य परिवर्तन है, ये किस तरह से होगा, क्या क्या इसमें नियम होते हैं, वो है सब पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।